नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और मैं एक हार्ट एंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको कि ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। क्योंकि अक्सर ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में हर तरह की बातें होती हैं। जो नॉर्मल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो नॉर्मली एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करते हैं, तो आज के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आज भी ईसीपी के बारे में बड़ा निगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने कभी ईसीपी से पेशेंट को ठीक होते देखा नहीं, कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसका जो टेक्निकल नॉलेज है उनको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। और ये सीधी सीधी बात है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ईसीपी लेने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर्स लोग अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं कि इसको अगर फ़ायदा नहीं हुआ होगा तो किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आज इस बारे में बात करूँगा कि ऐसे कौन से सुटेबल पेशेंट्स हैं जिनको कि ईसीपी ट्रीटमेंट से बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मतलब जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हो रखी है, कोरोनरी आर्टरीज जिनकी ब्लॉक हो चुकी हैं और ऐसे पेशेंट्स को चलने में पेन हो सकता है, या ऐसे भी पेशेंट है जिनको हो सकता है चलने में कोई पेन ना हो। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स के लिए ईसीपी एक बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है जो कि यूएस एफडीए, एनएचएस यूके, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और दुनिया के ऐसे कई रेपुटेटेड मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूव ट्रीटमेंट है, जो कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और कई सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने के बाद एज ए ईसीपी ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं एज ए रिहैबिलिटेशन के लिए, एज ए कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। तो पहला केस मैंने आपको बताया जिन पेशेंट्स को ब्लॉकेज हो गई है और ईसीपी ट्रीटमेंट को वैसे भी एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी कैटेगरी है वो पेशेंट जिनको स्टेबल एंजाइना होता है, जिनको चलने में पेन होता है, जब वो थोड़ा दूर वॉक करते हैं तो उनको पेन हो जाता है, जब वो रुक जाते हैं तो उनको दर्द में आराम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ईसीपी ट्रीटमेंट एक बहुत ही प्रभावशाली ट्रीटमेंट है। अगर ऐसे पेशेंट्स का हम एंजियोग्राम करके देखते हैं जिनको चलने में पेन होता है या फिजिकल वर्कआउट करने में, तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स की ब्लॉकेज कम से कम 70-80% तो मिलती ही मिलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, ब्लॉकेज को लेकर के आज के टाइम पे इतनी गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट की गई है कि हर पेशेंट को ये बताया जाता है कि भाई आपको अगर ब्लॉकेज हो गई, आपको 80-90% ब्लॉकेज है, तो आप तुरंत एंजियोप्लास्टी करवाओ या बाईपास सर्जरी कराओ, नहीं तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा और आप घर तक भी चल के नहीं जा पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं, जबकि ब्लॉकेज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर आप सड़क पे चलते हुए भी अगर आप 10 लोगों का एंजियोग्राम करा लोगे तो हो सकता है आपको 8-9 लोगों का ब्लॉकेज, अगर उनकी एज लगभग 50 ईयर्स के ऊपर है, तो आपको ब्लॉकेज 70-80 मिल ही जाएगा, जिसमें कि नॉर्मल एक रिकमेंडेशन होता है कि उसमें हमको स्टंट डालना चाहिए या उसकी बाईपास ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो एनीवेज, तो मैंने वो कैटेगरी आपको बताई कि जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट है उनके लिए ईसीपी ट्रीटमेंट एक बहुत फायदेमंद ट्रीटमेंट है। दूसरा, वो पेशेंट जिनको चलने में पेन होता है, जिनको स्टेबल एंजाइना हो रहा है, उन पेशेंट्स के लिए ईसीपी ट्रीटमेंट बहुत फायदेमंद है। तीसरा, वो कैटेगरी पेशेंट्स का जिनकी के पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो ईसीपी के अलावा और लाइफस्टाइल को अगर मैं छोड़ दूं तो मैंने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देखा ऐसा जो आपके हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सके। नॉर्मली यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पेशेंट का एंजियोग्राम करते हैं और उनको बोलते हैं देखो आपको ब्लॉकेज हो गई है, मुझे स्टंट लगाना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन स्टंट या बाईपास सर्जरी करने के बाद जो हार्ट पंपिंग के बढ़ने के केसेस होते हैं, दे आर एक्सट्रीम रेयर। इनफैक्ट एंजियोप्लास्टी करने के बाद कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके की हार्ट की पंपिंग उल्टे कम हो जाती है। मेरे पास पता नहीं कितने सारे ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनके की स्टंट लगाने के बाद पंपिंग 15 से 20% तक कम हो चुकी है। तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि स्टंटिंग की वजह से हार्ट का पंपिंग फंक्शन खराब ही होता है। ईसीपी ट्रीटमेंट्स क्या होता है कि हमारे वो हार्ट के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स बन जाती हैं, या जो पहले से बनी हुई ट्यूब है लेकिन एक्टिव स्टेट में नहीं है, हाइबरनेटेड ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, काम करने लगती हैं। तो खून को ले जाने के लिए पूरा एक नया रास्ता बन जाता है जिसको हम नेचुरल बाईपास कहते हैं। इनफैक्ट जब ये नया रास्ता बन जाता है तो हमारे हार्ट की जो मसल्स, जो मायोकार्डियम है, जहाँ पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, जहाँ की मसल्स डेड हो गई हैं, जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग फंक्शन कमजोर हो गया है, वहाँ पे नए टिश्यूज बनने लगते हैं। जब नए टिश्यूज बन जाते हैं, नई मांसपेशियों का निर्माण हो जाता है, तो हार्ट फिर से स्ट्रेंथ लेने लगता है। और जो हमारी हार्ट की वो मसल्स जो हो सकता है डेड ना हो, लेकिन इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण अगर वहाँ पे उनकी जो उसका पंपिंग फंक्शन अगर कंप्रोमाइज हो गया है, तो क्या होता है, वो पंपिंग फंक्शन भी इंप्रूव हो जाता है और पेशेंट की हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो ईसीपी ट्रीटमेंट से लगभग 90% से ज़्यादा ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी अगर हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो उनका पंपिंग फंक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए इंटरवेंशन की सलाह देते हैं। मेरा एडवाइस ये है कि आप इंटरवेंशन या किसी तरह का पेस मेकर या आईसीडी डिवाइस लगाने के पहले अगर आप ईसीपी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हार्ट की पंपिंग 5-10% ना भी बढ़े, 5-10% भी ना बढ़े।
सॉरी मैं गलत बोल गया, कम से कम 5 से 10% तो पंपिंग बढ़ती ही बढ़ती है। इसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की हार्ट फेलियर कंडीशन है। जैसे जिन पेशेंट्स का एक कंडीशन होता है DCMP का केस होता है, जिसको हम कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब जिसमें हार्ट की मसल्स क्या हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं और मांसपेशियां पतली हो जाती हैं। तो उस केस में ECP देने के बाद जो पंपिंग में इंप्रूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। अगर आपकी 5% 7% भी अगर पंपिंग बढ़ रही है ECP के बाद, तो दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। और इसके साथ में क्या होता है, जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं सिम्टमेटिकली रिलीफ की बात करूं, जिसके लिए पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है, उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर मैं केवल और केवल अगर मैं रिपोर्ट्स की बात कर दूं कि पेशेंट को इकोकार्डियोग्राम में उसको कितना इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट की जो चलने में सांस फूलती थी वो सांस फूलनी बंद हो जाती है, सीढ़ी चढ़ने में उसकी सांस नहीं फूलती, उसका जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये सब फायदे पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ECP ट्रीटमेंट एक बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा पे नहीं करना चाहते या जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो डर रहे हैं कि मुझे सर्जरी नहीं कराना है किसी भी हाल में, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ECP ट्रीटमेंट एक बहुत ही फायदेमंद ट्रीटमेंट है। ऐसे पेशेंट जिनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मेडिसिन ज़्यादा होने के बाद मे बी उनका BP भी कंट्रोल में हो, शुगर भी कंट्रोल में हो, उनका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में हो, लेकिन अगर आप ECP ट्रीटमेंट करते हैं तो केवल ECP ट्रीटमेंट से आपके हार्ट को बस फायदा नहीं होता, बल्कि हार्ट के अलावा आपके बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका स्टमक है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब हर ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी भी पहले से ज़्यादा सुधर जाती है। जब उनकी फंक्शनल कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट होता है तो हर ऑर्गन पहले से ज़्यादा काम करने लगते हैं, आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ती है। अगर आप पहले हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर चलते थे, आप थक जाते थे, तो हो सकता है आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेंगे तो भी आपको किसी तरह की थकान या किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है पेशेंट्स की जो ECP ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इस तरह के हमने कई सारे पेशेंट किए हैं, हमने कई सारे पेशेंट का एक्सपीरियंस देखा है, वो है ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट, जिनको कि ऑलरेडी ब्रेन हैमरेज हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनका मुंह टेढ़ा हो गया, किसी की आवाज़ टेढ़ी हो गई, कोई ढंग से चल नहीं पाते, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में जो नई सप्लाई बनती है ECP ट्रीटमेंट की वजह से, क्योंकि एक तो सप्लाई पहले से रिजर्व है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक नई सप्लाई भी बनती है, तो बेसिकली हमारे बॉडी को दोनों तरफ से फायदा होता है। तो ये केवल हार्ट में नहीं बनती। हाँ, ये फर्क जरूर होता है कि ECP ट्रीटमेंट की वजह से जो हार्ट में सप्लाई बढ़ती है वो लगभग 40-45% के आसपास होती है, लेकिन बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उसमें जो सप्लाई बढ़ती है वो भी लगभग 20 से 25% के आसपास बढ़ती ही बढ़ती है। तो जिन पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है उनके गजब के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि आप चाहे फिजियोथेरेपी कराने के लिए कई साल 10 साल फिजियोथेरेपी कराते रहिए, लेकिन जैसे ही आप ECP ट्रीटमेंट कराते हैं पेशेंट को और साथ में अगर एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसा कि नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को एक 4DCC लाइफस्टाइल और नेचुरल ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं, तो हम देखते हैं 2 महीने के अंदर ही कितने पेशेंट ऐसे होते हैं, लगभग 90% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके 90% से भी ज़्यादा सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि जो हमारा इस्कीमिक रीजन है, जो हमारे ब्रेन का एरिया है जो डेड हो गया है, जहाँ पे कि ब्लड सप्लाई वहाँ की डेड हो चुकी है या कमज़ोर हो गई है, वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनती है, तो वहाँ का जो डैमेज एरिया है वो फिर से रिकवर कर जाता है। जब वो एरिया रिकवर कर जाता है तो क्या होता है, पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और अगर गायब नहीं भी होते तो इतने कम हो जाते हैं कि पेशेंट अपनी लाइफ बड़ी नॉर्मल तरीके से बहुत आसानी से जी सकता है, राइट। तो ये वो पेशेंट है जिनको कि जो कि अपने आप ECP ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पेशेंट्स की कैटेगरी है, जैसे कि प्रिवेंटिव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो एज ए प्रिवेंटिव भी आप ECP ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, और अगर आपकी लाइफ में जो कॉर्पोरेट लाइफ है आज के टाइम पे, उसमें लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इतना कंप्रोमाइज हो जाता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए ECP ट्रीटमेंट बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट जिनको और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ECP ट्रीटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ट्रीटमेंट है। तो मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताई कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप मीट करते हैं तो आपके लिए ECP ट्रीटमेंट एक बहुत ही वरदान जैसा ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की डॉक्टरों की अलग अलग राय होती है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी की बातों पे पढ़ने की बजाय आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, आप उन लोगों से मिलिए जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है, 4 साल 5 साल पहले ट्रीटमेंट लिया है, इसके बाद आज भी उनकी सेहत बहुत अच्छी है,
इसके अलावा आप उन डॉक्टरों से मिलिए जो ईसीपी ट्रीटमेंट करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज इकट्ठा कीजिए। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है आप जब खुद ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको खुद ये पता चलेगा कि कैसे आपको इतना ज़्यादा फायदा होने लगा। और ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट है जिनको ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इन पेशेंट्स को हम कहते हैं पेशेंट विथ नो ऑप्शन। इसका मतलब है जिन पेशेंट की ऑलरेडी कई बार एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास सर्जरी हो गई, उनको मेडिकेशंस भी जितना देना था, दवाओं की जो एक मैक्सिमम लिमिट होती है उतनी दवाएं दे दिया, इसके बाद भी उनको एंजाइना होता है, उनको सर्जरी भी नहीं की जा सकती, उनके हार्ट की कई बार पंपिंग भी कम हो जाती है। तो ये ईसीपी ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए इट्स लाइक अ गिविंग अ न्यू लाइफ टू द पेशेंट। और ऐसे पेशेंट्स को इतना फायदा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं पेशेंट विथ रिफ्रैक्टरी एंजाइना। तो इनफैक्ट ईसीपी ट्रीटमेंट को जो सबसे पहले अप्रूवल दिया गया था वो रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए ही दिया गया था, कि जिन पेशेंट्स को के पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको हम ईसीपी देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली, अभी मैं लास्ट वीक की अगर बात करूं, तो यूएस एफडीए ने ईसीपी ट्रीटमेंट को क्लास 2 एंजाइना के लिए भी एक अप्रूवल दिया है। इसका मतलब उन पेशेंट्स को छोड़ करके जिनको कि रिफ्रैक्टरी एंजाइना होता है, उनके अलावा ऐसे पेशेंट जो स्टेबल हैं, जिनको कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ब्लॉकेज है, उनको चलने में पेन होता है, ऐसे पेशेंट्स को भी ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये यूएस एफडीए का अप्रूवल है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को जितने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं उतने जल्दी और उतना बढ़िया रिजल्ट उन पेशेंट्स को दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स की कंडीशन इतनी बेहतर हो जाती है कि पिछले 20 सालों में उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही है जितनी कि ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद हो जाती है। और उसके साथ में अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल ऐड कर देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। उनको इतना अच्छा लगता है, क्योंकि जब पूरा एंजाइना खत्म हो गया। और दूसरा फायदा ये होता है कि पहली बात तो उन्हें कोई सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ता, दूसरा फायदा ये कि उनकी दवाएं भी कम हो जाती हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो जितना ज़बरदस्त फायदा होता है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो चीज़ मैंने बताई, इन पेशेंट्स के लिए अभी तक ईसीपी ट्रीटमेंट जो है केवल ऐसे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड था। लेकिन अब ऐसे पेशेंट्स भी ईसीपी लेने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको कि कोई रिफ्रैक्टरी एंजाइना वाला केस नहीं, उनको पहली बार एंजाइना हो रहा है या डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, तो वो एंजियोप्लास्टी कराने के बजाय दे आर चूजिंग कि मैं ईसीपी ट्रीटमेंट कराऊंगा और उसके बाद में ईसीपी ट्रीटमेंट के थ्रू अपनी हार्ट ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं।